बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसन टेक्स्ट बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 21 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 21 और बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट 4। इसके बाद इसका पार्ट 5 भी बनेगा जिसमें सेल्फ असेसमेंट हम करेंगे। बहुत अहम है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपके एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। मुश्किल टॉपिक है, ठीक है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो जल्दबाज हैं, जल्दी करना चाहते हैं, शॉर्टकट में जो है वो अपने मसला हल करना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन जो बच्चे पूरी तरतीब से पिछली वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं, लेक्चर को नोट भी कर रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा वीडियो को दोबारा भी देख रहे हैं, उनके लिए इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइपोल मोमेंट ये चौथी कैरेक्टरिस्टिक है, डाइपोल मोमेंट। हम पार्टिकल्स की दुनिया को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हम सारे पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, आप और मैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, इनसे ही मिलके बने हैं हम। लेकिन कुछ भी है, पार्टिकल्स की दुनिया ऐसी है जहाँ पर हम पहुँच थोड़ी ना सकते, अपनी आंखों से देख लें वहाँ पे क्या हो रहा है। तजुर्बात हमें बताते हैं। इसीलिए मैं उन चीज़ों को सामने रखता हूँ जो आपके सामने हो, आप उनको देख सकें, फील कर सकें, महसूस कर सकें। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, बचपन से करते हुए आ रहे होंगे आप। ये मैग्नेट है, ठीक है, उसके दो पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दूसरा मैग्नेट है, इसके भी दो पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे जो है, वो दो मैग्नेट के पीसीस को नज़दीक करते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। और अगर आप एक मैग्नेट को घुमा दें, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, अपोजिट डायरेक्शन में ले आएँ, अब आप उनको नज़दीक करते हैं तो वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं आते, बल्कि एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। हो क्या रहा है? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जगह पे हमें नज़र आ रही है और दूसरी जगह पर फोर्स ऑफ रिपल्जन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें एक जगह पे नज़र आ रही है और दूसरी जगह पर फोर्स ऑफ रिपल्जन। एक साइड से मैग्नेट को जब मिला रहे हैं तो वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, और अगर दूसरे मैग्नेट को घुमा दें, उसकी साइड अपोजिट कर दें, फिर जब हम नज़दीक लेके आना चाहते हैं तो वो एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है हमारी नेचर में? ये जगह जगह होता है। पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर हटना चाहता है और नेगेटिव नेगेटिव से दूर हटना चाहता है। ये आसान सा कुलिया है, ये आसान सा फॉर्मूला है। बस आप समझ जाइए कि मैग्नेट का वो हिस्सा जो, मैग्नेट के वो हिस्से जो एक दूसरे की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ पर डिफरेंट पोर्शन है, और मैग्नेट के वो पोर्शन जब आप एक दूसरे मैग्नेट को घुमा देते हैं और मिलाने की कोशिश करते हैं, वो एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेम पोर्शन में। जैसे कि ये मैग्नेट आप देख लें, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इनको नज़दीक करेंगे, ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे। ये मैग्नेट भी इसकी तरफ खींचा चला जाएगा, ये मैग्नेट भी इसी की तरफ खींचा चला जाएगा। वजह क्या है? आपने मैग्नेट के पॉजिटिव और नेगेटिव किनारों को जोड़ने की कोशिश की है। अगर इसी तरह सिर्फ एक मैग्नेट का पोर्शन में चेंज कर दूं, ये देखें ये ऐसा ही है, कोई मैंने चेंजेस नहीं की इस मैग्नेट में। इस मैग्नेट को घुमा दिया, इसका पॉजिटिव साइड यहाँ ले आया, नेगेटिव साइड यहाँ ले आया। अब मैं जब इनको दूर करता हूँ तो ये एक दूसरे से, नज़दीक करता हूँ मैं इनको तो ये एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करते हैं। बाकायदा आपको महसूस होता है। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये आप घर पे बैठ के ये करके देख लें, अगर अभी तक आपको इत्तेफाक नहीं हुआ, वरना तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सभी बच्चे इस दौर से गुजरे हैं, उन्होंने मैग्नेट से खेला भी है, तो ये होता है। इसकी वजह क्या है? यही वजह है कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। अब इस मिसाल को जहन में रखेंगे तो आपको ये डाइपोल मोमेंट जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा। इस मिसाल को नहीं भूलना है आपने। अब आगे चलते हैं, पार्टिकल्स की दुनिया में एक मॉलिक्यूल के अंदर चले जाते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है? बिल्कुल मौजूद है। क्यों?
एक मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, एटम्स मौजूद हैं, एटम्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद हैं। जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं और जो प्रोटॉन हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। चार्ज यहाँ पर भी है, इन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान भी। चार्ज का कॉन्सेप्ट पक्का अपने जहन में बिठाना है, तो यूट्यूब सर्च बार पे लिखिए ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बाय रटना नहीं समझना है, सॉरी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बाय रटना नहीं समझना है। इसके तीनों पार्ट देखिए, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आपको चार्ज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी इसको यहाँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इनफैक्ट इस टॉपिक के अंदर फिजिक्स भी इन्वॉल्व है, तो मैं सारी बातें खुल के यहाँ नहीं कहूँगा क्योंकि हमें आगे भी बढ़ना है। एक तो ये मिसाल आपने देखी। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं, जब आप ये क्या करेगा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पास जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास जाने की कोशिश करेगा। इसको इन्वर्स करते हैं अगर, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन से दूर हटने की कोशिश करेगा और प्रोटॉन जो है वो प्रोटॉन से दूर हटने की कोशिश करेगा। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद हैं, प्रोटॉन भी मौजूद हैं, तो इसका मतलब एटम के अंदर जो है एग्जैक्टली वहाँ पर एक जंग चल रही है। एटम के अंदर एक जंग चल रही है। कैसी जंग चल रही है कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सब एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, और जितने प्रोटॉन हैं जो न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे में फंसे हुए हैं, क्या मजबूरी है उनकी। इसको भी देखने के लिए फिर आपके पास एक, मैं पिछली वीडियो में बताया, यूट्यूब सर्च बार में लिखिए डॉक्टर अब्दुल सलाम ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी बाय रटना नहीं समझना है। 50 मिनट की वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगी ये बात कि आखिर चक्कर क्या है, कि बावजूद ये कि प्रोटॉन और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, फिर भी ये एक दूसरे के नज़दीक क्यों है, कौन सी फोर्स है जिसने इनको बांध रखा है आपस में, बावजूद ये कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। एग्जैक्टली एटम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है ये भी आपस में एक ही जगह पर मौजूद हैं, एटम के अंदर ही, तो ये भी हटना चाहते हैं एक दूसरे से। यहाँ प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर भी एक दूसरे से हटना चाहते हैं, लेकिन एक फोर्स है जिसने इनको रोक रखा है। ये सारी तफसीलात मैंने उस वीडियो में बताई हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी, लेकिन और दूसरी सिचुएशन एक एटम के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके नज़दीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमने इस मैग्नेट को देखा था, ये मैग्नेट एक दूसरे के नज़दीक जाना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स एक एटम के अंदर एक दूसरे के नज़दीक जाना चाहते हैं। जब एटम आपस में मिलते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, यानी कि एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एटम ने बना लिए, जैसे कि क्लोरीन और हाइड्रोजन ने बना लिया। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम है और ये क्लोरीन का बड़ा सा एटम है। अब ये जो बना है ये क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर, ये ऐसा पेयर है जो शेयरिंग की वजह से बना है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा अपनी तरफ कौन खींच के रखेगा, क्लोरीन रखेगा। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लेकिन क्लोरीन के अंदर कौन सी चीज़ है जो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। इलेक्ट्रॉन तो खींच नहीं सकते, एग्जैक्टली प्रोटॉन। जो क्लोरीन के एटम के बीच में जो न्यूक्लियस मौजूद है ना, ये न्यूक्लियस मौजूद है और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन मौजूद है। समझ में आ रही है बात, प्रोटॉन मौजूद हैं, तो ये असल में इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेंगे। समझ में आ रही है बात आप। अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ पर होगा ये कि इस मॉलिक्यूल के अंदर पोल बन जाएंगे। एक नेगेटिव पोल होगा, दूसरा पॉजिटिव पोल होगा। इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होगी। आप देख रहे हैं कि ये जो पोल है, नेगेटिव पोल जो क्लोरीन वाली साइड का है ये ज़्यादा है, और ये पॉजिटिव पोल जो हाइड्रोजन वाली साइड का है ये कम है। ठीक है, ये ज़्यादा है ये कम है। इसी वजह से यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बड़ा एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्योंकि इसीलिए ये जो हमारे पास क्लोरीन का एटम है और जो ये हाइड्रोजन का जो एटम है, ये दोनों जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा और इस मॉलिक्यूल पे पोल बन जाएंगे।
क्या बन जाएंगे? पोल, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं इस डाईपोल मूवमेंट की तरफ। ये क्या है? डाई का मतलब होता है टू, डाई का मतलब है टू। ये मैग्नेट वाली एग्जाम्पल मत भूलिएगा, डाई का मतलब है टू। It is a measure of polarity in a molecule to the point। और आसान सी बात ये है। और अगर आप पूछें कि ये है क्या, ये फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब फिर वही फिजिकल क्वांटिटी को मुझे समझाने के लिए इसके ऊपर भी 3 वीडियोस में बना चुका हूँ, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी which is used to measure the polarity of molecule। हमने इससे पिछली वीडियोस में जो बच्चे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखते हुए आ रहे हैं, उनको ये बात पता है कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की ताकत, जो बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, मिसाल के तौर पर ये बॉन्ड कितना ताकतवर है, इसकी ताकत का इन्हिसार किस चीज़ के ऊपर होता है? बॉन्ड एनर्जी पे होता है, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो एनर्जी जिसकी मदद से हम इस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। इससे भी हम जो है वो उस एनर्जी को कैलकुलेट करके हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ रही है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, तो इसका मतलब ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर कम एनर्जी आपको देनी पड़ रही है तो ये बॉन्ड जो है वो वीक है। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उतना ही ज़्यादा बॉन्ड जो है वो, ओवरऑल बॉन्ड जो है वो मजबूत होगा, क्योंकि बॉन्ड की तादाद ही बढ़ गई ना, ठीक है। तो इससे बॉन्ड की ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स की जो तादाद है, ये तादाद भी आपको ये बताती है कि यहाँ पर बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी ताकत क्या है। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम थी वो थी पोलैरिटी। इसके ऊपर पिछली वीडियो में तफसील से बात कर चुका हूँ। पोलैरिटी के अंदर हमारे पास क्या होता है? हमारे पास पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है। ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमें क्लियरली नज़र आता है। एक पावरफुल एटम है, एक कम पावरफुल एटम है। पावरफुल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखेगा और इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा। इससे क्या होगा? अल्टीमेटली बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। दो मॉलिक्यूल के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा इस पोलैरिटी की वजह से, इस पोलैरिटी की वजह से जो कि इसमें आ चुकी है। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? बॉन्ड लेंथ कम होने से मजबूत बॉन्ड हो जाएगा। आपको बॉन्ड की स्ट्रेंथ का पता लग गया। तो आपको अगर मॉलिक्यूल का ये पता लग गया कि ये मॉलिक्यूल जो है पोलर है, इसमें पोल बने हुए हैं, इसमें पोलैरिटी है, इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ खिंचा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हाँ, जो अब जो बॉन्ड बना होगा वो मजबूत बॉन्ड है। इसका कंपैरिजन अगर इससे करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये H2 का जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो है वो पोलैरिटी नहीं है, क्योंकि दोनों ही एटम एक ही नस्ल के हैं। तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है दोनों एटम की तरफ। तो यहाँ के मुकाबले में ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है क्लोरीन की तरफ। अब आगे चलते हैं, कितना अट्रैक्ट हो रहा है, कितना कितना जब हम ये कितना की बात करते हैं ना, हाउ मच अट्रैक्शन इज देयर, हाउ मच अट्रैक्शन इज देयर, हाउ मच अट्रैक्शन इज देयर।
जब हम कितना की बात करते हैं ना, याद रहे कि ये जो पोलैरिटी मौजूद है इसके अंदर वो कितनी है, वो कितनी है, तो फिर हम नंबर्स की बात करते हैं कि भाई नंबर्स में बताओ हमें। आसान सी बात, जब हम ये कहते हैं ना कितना या कितनी, तो हम नंबर्स की बात करते हैं कि नंबर्स में बताओ। 2 किलो पोलैरिटी है, 4 किलो पोलैरिटी है, 2 किलोमीटर पोलैरिटी है, 4 किलोमीटर पोलैरिटी है। तो अब आप बोलेंगे 2 सेकंड पोलैरिटी है या 2 मिनट पोलैरिटी है। आप कहेंगे सर आप पोलैरिटी के यूनिट गलत बता रहे हैं, 2 किलो पोलैरिटी कैसे हो सकता है, किलो तो मास का यूनिट है। 2 किलोमीटर पोलैरिटी कैसे हो सकता है, किलोमीटर तो डिस्टेंस का यूनिट है। और 2 मिनट या 2 सेकंड जो है वो पोलैरिटी कैसे हो सकता है, ये तो टाइम का यूनिट है। देखें आपको मास का अंदाज़ा होता है या नहीं होता कि मास है कितना। जब आप नंबर में बात करते हैं आपको वज़न का अंदाज़ा हो जाता है, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो पता चल रहा है ना आसानी से। आप शॉपकीपर के पास जाते हैं आटा लेने के लिए, आप 2 किलो बोलते हैं या 5 किलो बोलते हैं, आपको भी समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, उसको भी समझ आ रहा है वो आप क्या बोलना चाह रहे हैं। इसी तरह डिस्टेंस की बात करते हैं, कराची से हैदराबाद का कितना डिस्टेंस है, किलोमीटर में बात कर लेंगे, समझ में आ जाएगी। टाइम अभी तक आपको मेरी वीडियो देखते हुए कितना हो गया है, तो टाइम जो है आप बोलेंगे इतने मिनट हो गए हैं, इतने सेकंड हो गए, तो सेकंड और मिनट जो है वो यूनिट है टाइम के। अगर हम ये कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर पोलैरिटी है, तो कितनी पोलैरिटी है एग्जैक्टली यहाँ पर फिर आपको ज़रूरत पड़ती है एक यूनिट की, एक यूनिट की, क्योंकि यहाँ पर मास का यूनिट तो है आपके पास किलोग्राम, आपके पास टाइम का यूनिट तो है मिनट सेकंड, आपके पास डिस्टेंस का यूनिट तो है किलोमीटर मीटर। लेकिन पोलैरिटी अगर आपको बतानी हो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर इतनी पोलैरिटी है, दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर इतनी पोलैरिटी है, इसमें तो पोलैरिटी है ही नहीं। एक और मॉलिक्यूल अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, हमारे पास जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी जो शेयरिंग हुई है हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान, आयोडीन ने उसको ज़्यादा अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो पोलैरिटी है और यहाँ पर जो पोलैरिटी है उसमें फ़र्क है। अब कितना फ़र्क है, 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो, कितना? तो इस कितना का जवाब देने के लिए एक यूनिट चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक यूनिट चाहिए। और यूनिटी को बताने के लिए आपके पास जो पोलैरिटी को बताने के लिए आपके पास जो यूनिट है वो है डी बाय, इसको समझ लीजिए डी बाय। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा मिसाल के तौर पर कि HCl जो है इसमें पोलैरिटी है क्या इसमें पोलैरिटी है मैं बोलूँगा बिल्कुल है। क्या हाइड्रोजन आयोडाइड में पोलैरिटी है, मैं बोलूँगा बिल्कुल है। अगला सवाल होगा भाई कितनी है, ज़रा ये बता दें। तो मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा यहाँ पर पोलैरिटी जो है वो 6D बाय है, 6D बाय इसका यूनिट है, या इसको 6D भी कर सकता हूँ, कैपिटल D, 6D बाय। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर जो पोलैरिटी है वो 4D बाय है या 4D है। नोट्स में डाल लीजिए ये सारी की सारी चीज़। समझ में आ गई बात? तो D बाय वो यूनिट है जिसकी मदद से आप क्या बता सकते हैं, पोलैरिटी बता सकते हैं, पोलैरिटी की क्वांटिटी बता सकते हैं। अब यहाँ के क्या लिखा हुआ है, डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल मूवमेंट क्या है, अब इसको ज़रा समझें। पोलैरिटी की बात आपको समझ में आ गई, इस यूनिट की बात भी आपको समझ में आ गई। एक मॉलिक्यूल पोलर है, उसमें पोलैरिटी मौजूद है, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल उसमें भी वो भी पोलर है, उसमें भी पोलैरिटी मौजूद है, ठीक है। कितनी है उसके लिए आपने यूनिट्स का इस्तेमाल कर लिया डी बाय का। इतने डी बाय हैं, इसमें इतने डी बाय हैं, ओके, बात तमाम हो गई, कोई मसले की बात नहीं है। पोलैरिटी को आपने नंबर्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब ज़रा इस डाइपोल मूवमेंट की तरफ चलते हैं। अब ये आपको ज़रा समझ में आएगा। डाइपोल, डाई का मतलब होता है टू, पोल का मतलब, पोल मतलब इलाके। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान इनका जो है ये जो है स्पेस है, ये पॉजिटिव स्पेस है, ये नेगेटिव स्पेस है। जैसे कि मैग्नेट में भी आपने देखा था, तो ये 2 पोल बने हुए हैं। मैग्नेट में भी 2 पोल थे, ये जो थे ना, ये 2 पोल थे, पॉजिटिव नेगेटिव। ये पॉजिटिव का इलाका था, ये नेगेटिव का। ये जो इलाके हैं ये पोल हैं। तो यहाँ इसी तरह एक मॉलिक्यूल के अंदर भी मैग्नेट की तरह
पॉजिटिव इलाका है और नेगेटिव इलाका है, जिसको हम, तो इस तरह से ये दो इलाके हो गए, इन दो इलाकों को हम पोल कह रहे हैं, तो ये हो गया डाईपोल। समझ में आ गई बात। मूवमेंट क्या है इसकी तरफ मैं आता हूँ। अब इसकी ज़रा डाईपोल मूवमेंट को आप समझ, इट इज़ अ मेजर ऑफ पोलैरिटी। मतलब डाईपोल मूवमेंट क्या है, ये आपको मेजर करके बताता है, ये आपको नाप के बताता है कि भाई एक मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी कितनी है, एक मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी कितनी है। ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन देखें आप, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच, जो क्या है, इस्तेमाल होती है, किस लिए इस्तेमाल होती है, टू मेजर द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को मेजर करने के लिए इस फिजिकल क्वांटिटी को हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी चीज़ के वज़न को किसी चीज़ के वज़न को बताने के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आप इस्तेमाल करते हैं, मास। कहीं पर आप वक्त को बताने के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आप इस्तेमाल करते हैं, आप जो है वो टाइम इस्तेमाल करते हैं। फासले को बताने के लिए आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं, आप जो है वो डिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ताकत को बताने के लिए कोई बॉडी कितनी एनर्जेटिक है, कितनी ताकतवर है, तो उसके लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, आप एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर एक पोलैरिटी को अगर आपने बताना है, तो उसके लिए जो फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल होगी वो मास नहीं होगी, टाइम नहीं होगी, ठीक है, डिस्टेंस नहीं होगी, बल्कि डाईपोल मोमेंट होगा। ये फिजिकल क्वांटिटी आपको एक मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी को मेजर करके बताती है। कैसे बताती है, इस यूनिट की मदद से बताती है, जिसको हम डी बाय कहते हैं। ठीक है। अब कैसे इस यूनिट की मदद से बताती है, जैसे कि मैंने अगर ये बता दिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इसके अंदर जो पोलैरिटी है वो 6D बाय है मिसाल के तौर पर, और हाइड्रोजन आयोडाइड में 4D बाय है, तो कैसे है भाई। तो ये कैसे का जवाब जो है, ये आपको फिजिकल डाईपोल मोमेंट जो है ना, ये आपको बताएगा। लेकिन इससे पहले मैं इसकी एक्चुअल डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख दूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मुश्किल कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर मैंने 3 वीडियोस बना के इसके ऊपर तफसील से बात की थी। अब चलते हैं ये डाईपोल मोमेंट की एक्चुअल डेफिनेशन की तरफ। अभी तक जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी वो क्या क्या लिखी थी, वो अपनी तरफ से बनाई थी। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ magnitude of charge and the distance between positive and negative centers. And the distance between positive and negative centers. डाइपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट है। अब एक चीज़ पे तो आपने गौर कर लिया कि हम जो है वो पोलैरिटी को मेजर कर रहे हैं कि एक मॉलिक्यूल कितना पोलर है, ठीक है, और उसके लिए आपके पास यूनिट भी आ गया डी बाय। लेकिन एक और फैक्टर की तरफ आपने गौर नहीं किया, वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस, इस पे भी आप गौर कर लीजिए, ये बहुत अहम चीज़ है। डिस्टेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस, जैसे कि हाइड्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, क्लोरीन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है भले, ठीक है। तो ये दो जो हमारे पास पार्टिकल हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके दरमियान डिस्टेंस भी तो है, इनके दरमियान डिस्टेंस भी तो है। जैसे कि ये इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान, थोड़ी सी पिक्चर टेढ़ी बन गई, इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस भी तो है। ये क्या, ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता? आपने मैग्नेट वाली मिसाल देखी थी, मैग्नेट के अंदर जो डिस्टेंस है, क्या वो मैटर नहीं करता? बिल्कुल करता है भाई। यहाँ पर ये एक मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, इनके दरमियान का ये जो डिस्टेंस है ना, ये मैटर करता है। ये बात तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना कि जितना
कम डिस्टेंस होगा उतने ही ज़्यादा फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट करेंगे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो इसका और तो क्या हुआ कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ लगा रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ लगा रहा है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये डिपेंड कर रही है इस डिस्टेंस के ऊपर भी, ये डिस्टेंस के ऊपर भी। ज़्यादा डिस्टेंस होगा, ग्रेटर डिस्टेंस मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो हम इसको कहेंगे मिनिमम पोलैरिटी। अब देखें 3-4 चीज़ें कैसे कनेक्ट हो रही हैं आपस में। ग्रेटर डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इनके दरमियान तो मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। इसके ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के दरमियान कम हो जाती है तो इसका मतलब इनके अंदर पोलैरिटी भी मिनिमम है, कम है, और पोलैरिटी कम हो जाएगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा वीक बॉन्ड। हम यही तो जानना चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है इस सारी बहस का, कि हम एक बॉन्ड की जो दो एटम आपस में बना रहे हैं, केमिकल बॉन्ड, ठीक है, उसकी ताकत को हम मेजर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्लियरली पता लगता है कि अगर हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल के अंदर जब पोलैरिटी जो है वो ज़्यादा है तो इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड जो है उतना ही ज़्यादा मजबूत है। तो उसकी वजह क्या है? एग्जैक्टली उस पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि उन एटम्स के दरमियान का डिस्टेंस कम है। तो डिस्टेंस मैटर कर आगे, और अगर उल्टा कर लें, डिस्टेंस ज़्यादा कर दें एटम्स के दरमियान तो पोलैरिटी कम हो जाएगी। पोलैरिटी कम होगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा, इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी जो है, डाइपोल मूवमेंट जिसको हम कह रहे हैं, ये सिर्फ जो है वो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो लिखा हुआ है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसको मैं अलग से करके लिख देता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको आसान लफ्ज़ों में ये लिख लीजिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आपको इजी हो जाएगा बिल्कुल। ये परेशान कर रहा होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके दरमियान? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और यहाँ पर पॉजिटिव क्या है? हाइड्रोजन, नेगेटिव क्या है? क्लोरीन है, HCl वाले केस के अंदर। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर वो यही बता रहा है कि हमारे पास जो है वो अगर डाइपोल मोमेंट जो है, ये फिजिकल क्वांटिटी आपको दोनों चीज़ें बताती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस। दूसरी चीज़ ये आ गई, एक चीज़ हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दूसरी चीज़ आ गई डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स। पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर से मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन या पॉजिटिव और नेगेटिव एटम, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन है। समझ आ गई बात? दो चीज़ें, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसकी प्रोडक्ट आपको चाहिए, प्रोडक्ट क्या होती है? 2 × 6 = 12। ये 12 क्या है? इट इज़ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का आसान सा मतलब है द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब दो क्वांटिटीज़ को आप मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आपके पास मिलता है वो क्या है? वो जो है प्रोडक्ट कहलाती है। तो यहाँ पर भी हम अगर डाइपोल मोमेंट किसी का फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी मॉलिक्यूल का, इसको इन्हीं अल्फाजों को ऐसे ही ज़रा अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि अगर हम डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर हमें बैक वक्त दो चीज़ों को अपने जहन में रखना पड़ेगा। कौन सी दो चीज़ें हैं? एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और दूसरी क्या चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी? डिस्टेंस। उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है, उन चार्ज पार्टिकल्स या आइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, उसको अपने जहन में रखना पड़ेगा।
फिर हम क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो डाइपोल मोमेंट मिलेगा, डाइपोल मोमेंट मिलेगा। ठीक है भाई, कोशिश की है मैंने समझाने की, लेकिन मुझे अंदाज़ा है इतना इजी नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। जब इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे ना तो फिर आपको और इजी हो जाएगा। ये सेल्फ असेसमेंट में बाकायदा हम इसको देखेंगे। तो प्रोडक्ट है असल में डाइपोल मोमेंट जो है किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स कितनी है, आप उस फोर्स को ले लीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू। इसके लिए हमारे पास जो है वो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट बराबर है Q डॉट डी, Q डॉट डी। Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q जो है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और डिस्टेंस, दो चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा। देखिए पॉलैरिटी को मेजर करने के लिए आप बोल सकते हैं सर कि पॉलैरिटी को मेजर करना है, बात समझ में आ गई आपकी कि पॉलैरिटी एक मॉलिक्यूल के अंदर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस मॉलिक्यूल के अंदर है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है एक एटम की तरफ, बिल्कुल है। तो सिर्फ इसी को मेजर कर लें ना आप सिर्फ इसी को मेजर कर लें कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एटम्स के दरमियान, वो जो एक एटम है वो जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसमें क्लोरीन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। बस आप इतनी बात कर दें, बात ख़त्म हो जाती है। आप दूसरी चीज़ को क्यों ला के एक फिज़िकल क्वांटिटी बनाने के चक्कर में कि दूसरी चीज़ भी ले आए आप, वो कौन सी है, ये डिस्टेंस है, इसको भी ले आए। भाई बता दिया है अभी कि डिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, और इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही तो आप जानना चाह रहे हैं। तो डिस्टेंस एक बड़ा अहम फैक्टर है, और डाइपोल मोमेंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दोनों को एक जगह पर इकट्ठा कर रही है, जो दोनों को एक जगह पर इकट्ठा कर रही है, चार्ज को भी और डिस्टेंस को भी। समझ में आ रही है बात आपको। अच्छा, पीटर डी बाय, इन्होंने ये डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। पीटर डी बाय, इन्होंने डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। पार्टिकल लेवल के ऊपर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं पार्टिकल लेवल के ऊपर क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती हैं। एक और चीज़ भी नोट कर लीजिएगा, डाइपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है, किस क्या डायरेक्शन है इसकी, नेगेटिव से नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है। अगर हम चलते हैं, ये केमिस्ट्री के अंदर साइन कन्वेंशन यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही हो हर दफ़ा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव भी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना भाई, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाना चाहता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर हम ये बात जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं और एटम्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही जगह पर मौजूद है। कहाँ पर, न्यूक्लियस में। तो वो तो हरकत नहीं कर सकता, वो जा नहीं सकता। तो जा कौन रहा है, नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो ये नेगेटिविटी जा रही है ना, तो ये डायरेक्शन हो गई ना, किस सिमत में जा रही है नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस सिमत में, किस साइड पे जाने की कोशिश कर रहा है, प्रोटॉन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है एक एटम के, और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में, उन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन हो गई यहाँ पर। इसीलिए डाइपोल मोमेंट जो है ये भी क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो यूनिट जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक डी बाय है। एक पैरामीटर दिया था इन्होंने कहा था कि पीटर डी बाय ने, उन्होंने एक रेंज बताई थी कि इसके अंदर ही जो है वो आपके पास वैल्यूज़ आनी चाहिए, इससे बाहर नहीं होंगी, रेंज ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछा जा सकता है, रेंज ऑफ वैल्यूज़।
रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, कोई हद भी है इसकी? मतलब ये कि अगर हम ये देखें HCl और हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड भी है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसमें भी पोलैरिटी, इसमें भी पोलैरिटी, इसमें भी पोलैरिटी, तो यहाँ पर एग्जैक्टली इसका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अलग निकलेगी, इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अलग निकलेगी, इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अलग निकलेगी, ये बात तय है। लेकिन कोई आखिरी हद भी तो होनी चाहिए ना। देखिए हर चीज़ की लिमिट होती है, कोई आखिरी हद होती है, कहाँ तक जाएगी, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है? तो ये मैक्सिमम और मिनिमम मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि चार्ज जो है हमारे पास, इससे पहले जो सिस्टम था, मैंने कहा ना बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, फिजिक्स भी इन्वॉल्व हो गई है, इसलिए मुझे समझ में इस वक्त परेशानी हो रही है कि मैं आपको खुल के बताऊं या ना बताऊं, लेकिन मैं जितना बता सकता हूं अभी बता रहा हूं। तो यहाँ पर हमारे पास एक CGS सिस्टम भी था, CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये पुराना सिस्टम था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। इसी का एक यूनिट था ESU, जो कि चार्ज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU। और ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट जो है वो, ये पहले ये होता था ESU। डी बाई जो बना है वो डी बाई इसी की मदद से, क्योंकि डी बाई के अंदर हमारे पास एक क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ चार्ज नहीं है, याद रहे कि आप ESU से मसला हल कर लेंगे, नहीं, हमारे पास डिस्टेंस भी है, ठीक है। तो CGS के अंदर ESU आता है, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो इसके अंदर ये ESU आता है। किसका यूनिट है ESU? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके फुल वर्ड्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसके फुल वर्ड है, और ये किसका यूनिट है? चार्ज का यूनिट है, ठीक है भाई। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम देखें चार्ज का यूनिट SI सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल, जो CGS सिस्टम के बाद MKS आया था, फिर SI आया था, सिस्टम इंटरनेशनल, इसके अंदर चार्ज का यूनिट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या ESU नहीं था, बल्कि कूलम था, कूलम, ठीक है, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट्स में डाल लीजिए सारी चीज़, ठीक है। तो CGS सिस्टम में चार्ज का यूनिट ESU है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और हमारे पास जो है वो SI सिस्टम के अंदर चार्ज का यूनिट जो है वो कूलम है। डिस्टेंस का यूनिट जो है वो CGS सिस्टम के अंदर, डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड यूनिट। और SI सिस्टम के अंदर आपको पता है डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है। अब यहाँ पर जब हम डाइपोल मोमेंट को देखते हैं, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट जो है हमारे पास दो चीज़ों का मजमूआ है, ठीक है, दो चीज़ों की प्रोडक्ट है। डाइपोल मोमेंट दो चीज़ों की प्रोडक्ट है, एक तो डिस्टेंस है, दूसरा चार्ज है। इसी डिस्टेंस को हम d बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई लगाएं या डॉट लगा दें बीच में, एक ही बात है। और चार्ज ये आ गया q, इससे फ़र्क नहीं पड़ता q यहाँ ले आए या d यहाँ ले आए, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है इसका भी तो कोई यूनिट होगा। CGS सिस्टम के अंदर डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर और चार्ज का यूनिट ESU, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ESU.cm। ये आपके पास यूनिट बन गया किसका? डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का। लेकिन किसके अंदर? किसके अंदर? CGS सिस्टम के अंदर। अगर SI सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें, SI सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें, तो SI सिस्टम के अंदर हमारे पास यही डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट, DM कर दिया मैंने डाइपोल मोमेंट की जगह पे। दोबारा डिस्टेंस आएगा, दोबारा चार्ज आएगा। डिस्टेंस यहाँ पर हम मीटर में लेते हैं और चार्ज हम कूलम में लेते हैं, या फिर आप इसको यूँ कर लें, कूलम मीटर, या सिंपली CM। जब ये CM लिखें तो इस बात का ध्यान रहे कि आपने C कैपिटल बनाना है, अगर स्मॉल c बना दिया ये सेंटीमीटर बन जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट जो है वो SI यूनिट के अंदर हमारे पास डाइपोल यूनिट जो है, डाइपोल यूनिट जो हमारे पास SI सिस्टम में है वो कूलम मीटर है, ठीक है भाई।
इसकी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, वो भी लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो CGS सिस्टम के अंदर डी बाय है, वन डी बाय, वन डी बाय, टू डी बाय, थ्री डी बाय, ठीक है। वन डी बाय जो है वो कितने, इसमें हमारे पास डिस्टेंस भी है और चार्ज भी है, कितने सेंटीमीटर के बराबर है और कितने जो है वो ESU के बराबर है CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में वन डी बाय जो है वो CGS सिस्टम का है। तो वन डी बाय जो है हमारे पास 10⁻⁻10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये ESU, ठीक है भाई। डी बाय, वन डी बाय किसके बराबर है, 10⁻⁻18 ESU मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। वन डी बाय इसको और आगे लेके चलते हैं तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 10⁻⁻18 ESU डॉट सेंटीमीटर। ये किसके अंदर है, ये CGS सिस्टम है, ठीक है। 3, 4, 5, 6 कॉन्सेप्ट्स एक साथ ही इस लेक्चर के अंदर आ रहे हैं, इसलिए मैं आपकी परेशानी का अंदाज़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको संभालने की, ठीक है। अब अगर हम SI सिस्टम में देखें, कूलम मीटर के अंदर देखें, तो यहाँ पर देख लीजिए पेज नंबर 69 पर वन डी बाय, अगर हम इसको CGS SI सिस्टम में लेके आते हैं, इसको SI सिस्टम के अंदर लेके आते हैं, तो वन डी बाय जो है वो कितने उसके बराबर है, कूलम मीटर के बराबर 3.336 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ये किसके अंदर है, SI सिस्टम के अंदर। ये किसके अंदर है, SI सिस्टम के अंदर है, ठीक है भाई। तो अब वीडियो का अख्ताम करते हैं, बस इसमें और ऐसी कोई भी अभी बात नहीं है। मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल ये रह गया है टॉपिक, ये अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में इस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, ये बेहद अहम है। और सेल्फ असेसमेंट करके हम बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट 5 में इस टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।